नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 19 फरवरी की फर्स्ट वीक के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, सारे भी क्वेश्चन ऑथेंटिक है, रियल हैं। यही क्वेश्चन आपके थे आए थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका पहला, ठीक है। तो इसमें आपका अनुच्छेद 30 आपका जो है वो अल्पसंख्यक की शिक्षा से संबंधित है। जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 30 के तहत मिलने वाले जो अधिकार है उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। देखिए, अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। और शैक्षिक संस्थानों की सहायता देने में राज्य किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ओके। और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से अल्पसंख्यकों से बच्चों को अपनी संस्कृति, लिपि तथा भाषा को बनाए रखने और सुरक्षित रखने का अवसर भी मिलता है इसके तहत, ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मुद्रा योजना के शिशु घटक के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि जो है स्वीकृत की जा सकती है, ठीक है। तो शिशुओं के लिए जो इसमें जो राशि है वो 50,000 रुपये के लिए कहा गया था, ठीक है। इस योजना के तहत जो शिशु के अंतर्गत जो है 50,000 रुपये मिलेगा। इसमें देखिए, इस लोन की होती 4 श्रेणियाँ थी, ठीक है। उनको बारी बारी से देख लेते हैं किसमें कितना लोन था, ठीक है। यदि शिशु की बात करें तो इसमें देखिए 50,000 तक के लोन के लिए कहा गया था, ठीक है। उसके बाद में जो लोन आता है किशोर वाला, ठीक है। और जो किशोर अवस्था में यानी कि किशोर के लोन के लिए इसमें कहा गया था कि इस योजना के तहत 50,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का लोन वो ले सकते हैं। उसके बाद में तरुण अवस्था आती है। इस अवस्था के जो लोग हैं उनको 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है, ठीक है। और इस योजना के तहत तरुण प्लस आती है, यानी जो तरुण से ऊपरी अवस्था में है उन लोगों को 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, ओके। ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है, ठीक है। तो किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। यही क्वेश्चन था इसका आपका। तो इसका आपका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तंजौर बाला सरस्वती के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये इनका जो जन्म है वो 13 मई 1918 को मद्रास के में हुआ था, ठीक है। जो इस समय जो है वो चेन्नई हो गया है, जिसका नाम बदलकर चेन्नई हो गया, ठीक है। और उनका जो निधन है वो 9 फरवरी 1984 को मद्रास में हो गया था, ओके। और वे जो है कर्नाटक दक्षिण भारत की परंपरा के नर्तक तथा गायिका थी। उन्होंने भरतनाट्यम को दुनिया में लोकप्रिय बनाने का भी श्रेय दिया जाता है उनको, ठीक है। और उन्होंने 1957 में पद्म भूषण तथा 1977 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ओके। और उन्हें 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि से भी सम्मानित किया गया था, ओके। और उसके बाद 1981 में उन्हें चेन्नई की भारतीय ललित कला सोसाइटी के संगीत कलानिधि सिखमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था। तो जिसने भी इसका केरल लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो केरल का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है और यहाँ की साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, ठीक है। दोनों बातें आपका रखना याद रखना आपको, ठीक है। देखिए, केरल की साक्षरता की बात करें तो 1,000 पुरुषों पर 1,084 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। लिंगानुपात का क्या होता है, ये देखिए, जहाँ की महिलाओं की संख्या कम होती है वहाँ लिंगानुपात होता है कम, और जहाँ महिलाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ लिंगानुपात होता है अधिक, ओके। और वहीं देखो पदचोरी का लिंगानुपात हम देखें, देखिए यहाँ पे देखो केरल का लिंगानुपात कितना है 1,084, और वहीं पदचेरी का लिंगानुपात कितना है 1,037, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो आपको पदचेरी लगाना है, ठीक है। और यदि केवल राज्य में पूछा है तो आपको केरल, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यदि पूरे भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार देखें हम तो पूरे भारत का जो लिंगानुपात था तो 943 था, यानी कि 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, ठीक है। और जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हमारा केरल है, और दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु राज्यों के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में यदि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो हरियाणा आता है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर हमारा आता है जम्मू कश्मीर। हरियाणा का कितना है 879, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर का कितना है 889। उसके बाद यदि हम यूटी के बारे में देखें, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यूनाइटेड टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात हमारा है तो पौंडीचेरी का आता है, पौंडीचेरी का, ठीक है। उसके बाद में यदि लिंगानुपात हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो जो केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीप का आता है न्यूनतम लिंगानुपात कितना 618। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1956 का नीति संकलन की नींव किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, ठीक है। तो नीति संकलन की जो नींव थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से लेके 1961 तक का था, यानी कि 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना होती है, ठीक है, ओके। और देखिए, इस योजना का मकसद था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विकास हासिल करना इसका मकसद था, ठीक है, एक लक्ष्य था। और इस योजना के जो तहत उत्पादक क्षेत्र में निवेश के लिए सही तरीके
से पैसे बाँटने की कोशिश भी की गई थी और इस योजना में 1953 में विकसित महालनोबिस मॉडल का भी इस्तेमाल किया गया था। यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है? ओके, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया सभी से संबंधित क्वेश्चन जो शिक्षा का अनुच्छेद हमारा है वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में 10 साल के अंदर सभी बच्चों को 14 साल की उम्र पूरी करने तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कहा गया था। ओके, और उसके बाद में क्या किया इस अनुच्छेद के अंतर्गत देखो है आंगनबाड़ी केंद्र जैसे कि सरकारी पहलों को भी देखा गया था। ओके, और इन केंद्रों का मकसद था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा देने का कार्य उनको सौंपा गया था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। अब देखिए इसके साथ साथ आपको जो है अनुच्छेद 21 के बारे में याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अनुच्छेद 21 के बारे में। देखिए इसके अंतर्गत कहा गया है इसके तहत कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था इस अनुच्छेद के तहत। उसके बाद में इस अनुच्छेद के तहत कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का भी अधिकार मिल गया है। ओके, मौलिक अधिकार था और अधिकार भी इनको दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं तो उच्च न्यायालय के कौन मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल के बारे में सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना। ठीक है, एक नज़र में। ठीक है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल जो है राज्य का मुख्य प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है एवं उनकी शक्तियाँ तथा राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़े सभी विषय जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 के अंतर्गत इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, इनका वर्णन किया गया है। ओके, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। ओके, और जो यह जो है संविधान में कोई आधार नहीं है कि जिस पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है। ओके, तो राज्यपाल को हटाने का कोई भी हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। ओके, ये मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार का मुखिया होता है और राज्यपाल की नियुक्ति या शपथ ग्रहण में उसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। ओके, मुख्यमंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी प्रतिस्थापना क्रिया क्या होती है? ओके, यानी कि डबल जो है रिएक्शन डबल रिएक्शन से संबंधित आया था। कोई दोहरी प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है? देखिए ये होती है एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो लवणों के धनायन तथा ऋणायन आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो क्या होती है डबल प्रतिस्थापन क्रिया? जो डबल प्रतिस्थापन क्रिया जो है ऐसी अभिक्रिया कहलाती हैं। इन अभिक्रिया में दो नए यौगिक बनते हैं। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होती हैं आमतौर पर जलीय विलयनों में ही होती हैं। ओके, और इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है तथा अवक्षेपण भी प्राप्त होता है। ओके, और दोनों पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत सरकार की कैबिनेट सचिव कौन है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो वर्तमान में भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं वो है टीबी सोमनाथन। ओके, टीबी सोमनाथन जो है वो वर्तमान के कैबिनेट सचिव थे। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो ये टीबी टीबी सोमनाथन है भाई एक भारतीय सिविल सेवक हैं जो 30 अगस्त 2024 को भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, इससे पहले उन्होंने भारत के वित्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था। ओके, और इनकी नियुक्ति से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए अगर बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? देखिए बंगाल विभाजन से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे इससे पहले आप एग्जामों में तो इसलिए बंगाल विभाजन के बारे में जितने भी पॉइंट अच्छी तरह से देख लेना। ओके, देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ठीक है, जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ठीक है, और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। ठीक है, ये घोषणा तो 19 जुलाई को ही हुई थी लेकिन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। ठीक है, सारी डेट करेक्ट आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए बंगाल विभाजन को लागू करने का जो मकसद था वो था प्रशासन को सुचारू बनाना था। ठीक है, और बंगाल के विभाजन में जो है दो हिस्सों में बांट गया था। कौन कौन सा? एक था पश्चिम बंगाल और दूसरा था पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल जो था हिंदुओं के लिए था और जबकि पूर्वी बंगाल था मुसलमानों के लिए था। ओके, और ये कलकत्ता विभाजन की जो राजधानी थी। ठीक है, विभाजन की राजधानी थी जबकि ढाका जो पूर्वी बंगाल की राजधानी थी। जो पश्चिम बंगाल था ओके, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी थी और जो ढाका था पूर्वी बंगाल की राजधानी बना। ओके, और जो बंगाल जो है विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुए थे और यह जो आंदोलन थे ब्रिटिश शासन के लिए सबसे ज़्यादा सफल आंदोलनों में से एक थे। यानी कि उसमें जो आंदोलन हुए थे वो सबसे अधिक सफल आंदोलन रहे। ओके, और सन 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा
ठीक है, हार्डिंग के द्वारा बंगाल के जो विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोलिंग प्लान किन दो वर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किए गए थे? ठीक है, तो रोलिंग प्लान किन पंचवर्षीय योजना के दौरान, देखिए एक तो पांचवी पंचवर्षीय और दूसरी छठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में जो क्या थे, रोलिंग प्लान यानी कि आवर्ती योजना शुरू की गई थी। ओके, देखिए इनकी यदि सन की बात करें तो यह जो साल था 1978 से लेकर 1980 के बीच में योजना लागू हुई थी। ओके, इनके बारे में देख लेते हैं रोलिंग प्लान क्या होते हैं। ठीक है, रोलिंग प्लान होते हैं, रोलिंग प्लान में से की गई योजना की समीक्षा की जाती थी कि जरूरत पड़ने पर उन्हें अपडेट भी किया जाता था। ओके, रोलिंग प्लान में हर साल लक्ष्यों को बदलने की वजह से 5 साल के लक्ष्य तय को हासिल करना मुश्किल हो जाता था और बार बार संशोधन की वजह से अर्थव्यवस्था भी स्थिर नहीं रहती थी। ओके, सबसे कारण यही था इसका। सब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किसानों के लिए जाने वाला कर आमतौर पर उपज का कितना प्रतिशत भाग होता था? यानी कि प्राचीन काल में जो टैक्स लगाया जाता था वो कितना था राजाओं के द्वारा? ठीक है, यानी कि वैदिक काल में जो था 1/6 राजाओं के द्वारा टैक्स लगाया जाता था, कर 1/6 लगाया था, यानी कि जमीन उपज का 1/6 हिस्सा ले लिया जाता था। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद के मुताबिक राजा को अपनी प्रजा से सिर्फ बलि लेने का अधिकार था। ठीक है, और जो है मनुस्मृति में बलि का जिक्र पहले धर्म संकट के भेंट के तौर पर किया गया था और फिर धार्मिक प्रशासनों की के तौर पर भी कर दिया गया था। ठीक, कौटिल्य ने भी बलि शब्द का इस्तेमाल जो है राजस्व के स्रोतों के रूप में के तौर पर किया गया था। ठीक है, बलि का जो शाब्दिक मतलब है इसमें कहा गया था कि बलि का जो अर्थ एक उपहार और एक भेंट या एक उपहार या एक बलिदान। ओके, बलि के जो है इतने इस रूप में जो बलि को परिभाषित किया गया था। ठीक, 3 अर्थ निकाले थे बलि के, कौन से? एक था भेंट, दूसरा उपहार था, तीसरा था बलिदान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपके जो पीवी सिंधु हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पीवी सिंधु से तो में बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। इसके बाद में देखिए जो भी वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट नेम है उनको आपको याद रखना है। कौन कौन से? देखिए सबसे पहले देखिए आपको साइना नेहवाल का नाम है आपको याद रखना है। उसके बाद में पीवी सिंधु, फिर ज्वाला गुट्टा, उसके बाद में किदाम्बी श्रीकांत, फिर प्रकाश पादुकोण जैसे कई खिलाड़ी बैडमिंटन से खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बैडमिंटन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार 2 गेम जीतता है तो वह मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर स्कोर 20-20 है तो गेम जीतने के लिए एक पक्ष को 2 स्पष्ट अंक जीतना होगा। ओके, जीतने वाले खिलाड़ी या जोड़ी को अगली सर्विस के लिए ले लिया जाता है। ओके, और बैडमिंटन की जो लंबाई तथा चौड़ाई है वो एकल तथा युगल स्पर्शता में अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ठीक है, जो प्रथम राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कहाँ आयोजित किए गए सबसे पहले? देखिए इसके बारे में देखिए इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को देख लेना। देखिए प्रथम जो राष्ट्रीय खेल थे वो 1924 में विभाजित भारत के लाहौर में आयोजित किए गए थे। उसमें देश का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, और इन खेलों का आयोजन घरेलू ओलंपिक के तौर पर किया गया था। ठीक है, यदि आपका ऑप्शन ये नहीं था तो आपका 1940 हो सकता है, बॉम्बे वाला हो सकता है, क्योंकि देखिए सबसे प्रथम जो आयोजित हुआ था, सबसे प्रथम यदि पूछा गया तो आपको 1924 ही लगाना है। ओके, ऑप्शन में यदि होगा आपको, ठीक है, यदि ये नहीं तो 1940 आपको लगा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में पहले विस्तार से देख लेना एक बार। ओके, ये किसी 1940 में बॉम्बे जो किसमें मुंबई में आयोजित हुए खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। और आज़ादी के बाद साल 1948 में लखनऊ में आयोजित हुए खेल स्वतंत्र भारत में आयोजित होने वाला पहला राष्ट्रीय खेल था। ओके, और इसके साथ साथ ही इन खेलों का जो मकसद है कि उन खिलाड़ियों की पहचान करना था जो ओलंपिक खेलों में देशों का नाम रोशन कर सकें। ओके, और इन खेलों में भारत में अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवेंद्र झांझरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ठीक है, तो देवेंद्र झांझरिया का जो संबंध है वो भाला फेंक से है। तो इनके बारे में सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लेना ध्यान से। देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं इनके नाम पे। तो देवेंद्र झांझरिया जो भाला फेंक से जुड़े हुए पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और वह जो है ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक विजेता हैं, सबसे पहले भारतीय हैं। यानी ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे पहले भारतीय पैरा ओलंपिक में। ओके, और देवेंद्र झांझरिया का जन्म है 10 जून 1981 को राजस्थान के चूरू जिले में हुआ था और 8 साल की उम्र में बिजली दुर्घटना से देवेंद्र का बायां हाथ खो गया था। ओके, और उन्होंने 2004 में एथेंस ओलंपिक पैरालंपिक में भाला फेंक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में भी पहला भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने। और देवेंद्र झांझरिया तो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरालिम्पिक एथलीट थे। ठीक है, पैरा एथलीट थे, सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार जीतने वाले, ठीक है, सबसे पहले पैरा एथलीट थे। और जो है ये जो थे सबसे पहले देखिए, और उसके साथ साथ देखिए इन्होंने जो था पद्म श्री से भी इनको सम्मानित होने वाले एकमात्र पहला एथलीट भी यही है। ठीक है, जिनको पद्म श्री मिल चुका है, सिर्फ एक ही पैरा एथलीट है। ठीक है, इनका नाम अच्छी तरह से याद रखना है, देवेंद्र झांझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रथम एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किए गए थे? ठीक है, जो प्रथम एशियाई खेल थे वो आपके 1951 में आयोजित किए गए थे और ये कहाँ किए गए थे? ये राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है, यदि राजधानी आपका पूछा गया तो आपको नई दिल्ली, ठीक है, सन यदि आपका पूछा गया तो 1951 आपको लगाना है। ओके, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो खेल है वो 4 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच आयोजित किए गए थे और इन खेलों में एथलेटिक्स हो गया, बास्केटबॉल होगी, साइकिलिंग होगी, फुटबॉल होगी और एक्वाटिक्स वगैरह जैसे खेलों की स्पर्धा शामिल थी। ठीक है, इन खेलों का आधिकारिक उद्घाटन भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ठीक है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया था। ठीक है, इन खेलों में जापान ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना के 25वें नेवी चीफ कौन है? ठीक है, तो नौसेना के जो 25वें नेवी चीफ हैं वो है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, जिसने भी लगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जो आपकी जो नौसेना है, ठीक है, इनकी कमानों के मुख्य जो है 3 मुख्यालय हैं। कौन-कौन से हैं सभी को अच्छी तरह से देखना। देखिए, पश्चिम नौसेना है एक, जिसकी कमान का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, उसके बाद में पूर्वी नौसेना है, इसकी कमान का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में। उसके बाद में है दक्षिणी नौसेना, इसकी कमान का जो मुख्यालय है वो है कोच्चि में। ओके, सारे इंपॉर्टेंट है, सभी को एक बार देख लेना ध्यान से। और भारतीय नौसेना के जो कार्य होते हैं वो है देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना और इसके साथ साथ जो है युद्ध तथा शांति दोनों की स्थितियों में देश के लोगों, क्षेत्र तथा समुद्री हितों की रक्षा करना भी इसका कार्य है और इसके साथ साथ समुद्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकना भी इनका एक कार्य है और ये वायुसेना को सहायता भी प्रदान करती है और इसके साथ साथ बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाता था राहत कार्य में ये इनका योगदान होता है सबसे अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा परबा, ठीक है, राजा पर्व या रज पर्व, इस तरह से आपका ऑप्शन में कोई भी हो सकता था। ठीक है, राजा पर्व हो गया रज पर्व। ठीक है, मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्योहार है और यह मनाया जाता है। ठीक है, किस जगह मनाया जाता है, यानी कि इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। जिसमें मिलेगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए, यह जो त्योहार है मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके, देखिए जो राजा पर्व आपका त्योहार है, यह जो त्योहार है इस त्योहार के दौरान महिलाएं काम नहीं करती, यानी कि महिलाएं इस त्योहार को सबसे अधिक वरीयता देती हैं। ठीक है, इस त्योहार के दौरान घर की साफ सफाई की जाती है, इस त्योहार के दौरान बाग बगीचों में झूले लगाए जाते हैं और इस त्योहार के दौरान गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार के दौरान महिला तथा पारंपरिक पोशाक पोशाक यानी कि कपड़े पहनती हैं और जो महिलाएं होती हैं वो हल्दी से नहाती हैं और इसके साथ साथ जो महिलाएं होती हैं सिलबट्टे को भी स्नान कराती हैं और इसके साथ साथ जो और महिला जो होती हैं जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को दान भी देती हैं इस त्योहार के दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 41 यानी कि 41 किससे संबंधित है? अनुच्छेद आपका 41 से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका जो है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 41। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य को यह प्रावधान करने चाहिए, क्या करने चाहिए? देखिए, अपनी आर्थिक स्थिति और विकास की सीमाओं के अंदर रोजगार पाने के अधिकार को सुरक्षित करना चाहिए और शिक्षा पाने के अधिकार को सुरक्षित भी करना राज्य का एक कर्तव्य है इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। ओके, और जो है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा विकलांगता तथा अन्य अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को भी सुरक्षित करना चाहिए राज्यों को। ओके, इस सारे के अनुच्छेद के अंतर कहा गया है। इसी के साथ आपके सारे सवाल जो हैं समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।